तो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम मुरादाबाद। मैं एक एंडोस्कोपी टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट हूँ। आज आप लोगों को मैं कोलोनोस्कोपी के बारे में बताना चाहूँगा। कोलोनोस्कोपी क्या है और कोलोनोस्कोपी क्यों की जाती है। तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक कोलोनोस्कोप है। ये एक दूरबीन है और जिसमें एक वायर हाथ में जो कोलोनोस्कोप देख रहे हैं, इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। ये जो है एक कोलोनोस्कोप है। इसको हम दूरबीन बोलते हैं। इसके आगे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, एक बायोप्सी चैनल होता है और 2 लाइट्स होती हैं। और जो हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ और भी बटन्स होते हैं, जैसे सक्शन बटन और ईयर बटन जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे एक कैमरा लगा हुआ है हमारा, दूसरा एक इसमें बायोप्सी चैनल है, एक हमारे नोजल है यहाँ से, जो कि कैमरे पर अगर कोई गंदगी आ जाती है उसको साफ करने के लिए नोजल से पानी आता है, जो कि कैमरा साफ हो जाता है। दूसरा आप देख रहे होंगे दोनों तरफ एक एक लाइट लगी हुई है। ये सारी चीजें जो है ये टिप्पर होती हैं कोलोनोस्कोप के। एक हमारा बायोप्सी चैनल होता है, जैसे हमें कोई किसी प्रकार का कोई सूजन दिखाई देता है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बायोप्सी इंसर्ट करते हैं और बायोप्सी इंसर्ट करने के बाद वहाँ से टिश्यू को लेते हैं और टिश्यू को लेने के बाद हम आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम मुरादाबाद। मैं एक एंडोस्कोपी टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट हूँ। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोलोनोस्कोपी क्या है और कोलोनोस्कोपी क्यों किया जाता है। तो कोलोनोस्कोपी एक दूरबीन द्वारा लैट्रिन के रास्ते किए जाने वाला एक टेस्ट है, जो हमें अंदर की चीज़ों को देखने के बाद बताता है कि अंदर किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं है। कोलोनोस्कोपी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ये किया जाता है, जैसे किसी को लंबे समय से लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, या किसी को लैट्रिन की जगह दर्द है, या किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या फिर किसी को डायरिया है। ऐसे बहुत सारे अन्य कारण होते हैं, जैसे किसी को पॉलिप है, अल्सर है। कोलोनोस्कोपी करने से पहले हमें पेशेंट को एक प्रिपरेशन देनी होती है 24 आवर्स पहले, जिसमें हम एक दवाई पिलाते हैं जिससे आंतों की धुलाई होती है, और आंतों की धुलाई करने के बाद ही ये टेस्ट करना संभव होता है। एक दवा होती है जो कि पेशेंट को पिलाना होता है, जिससे क्या होता है, हमारी बड़ी आंतों की सफाई होती है, जिससे पेशेंट को कम से कम 15 से 20 बार दस्त होते हैं, जिसके बाद ही ये टेस्ट करना संभव होता है। और जब ये दवाई पिलाई जाती है, ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को खाना पीना, खासकर जैसे खाना या फिर चाय, दूध, बिस्किट, इस तरीके की चीज़ों को मना किया जाता है। ओनली दवाई और पानी, ORS, फ्रूट जूस, ये सारी लिक्विड चीज़ें दी जाती हैं जब पेशेंट को प्रिपरेशन देते हैं। प्रिपरेशन देने के बाद पेशेंट को 10 से 15-20 बार दस्त होते हैं, उसके बाद ही ये टेस्ट किया जाता है। और इसको करने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, और ये टेस्ट नॉर्मली होश में भी किया जाता है और बेहोशी हालत में भी किया जा सकता है। ये टेस्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत पेन होता है, क्योंकि आंतें हमारी जो होती हैं वो घुमावदार होती हैं, तो दूरबीन जब हमारी घूमती है तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है। तो ऐसा कोई ज़्यादा खतरनाक टेस्ट नहीं है। कोलोनोस्कोपी हमारी एक फुल लेंथ होती है, और इसमें कि एक हमारा सिग्मोइडस्कोपी का एक भाग होता है। जैसे किसी को कोई पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं, जैसे वो बताते हैं, अपनी हिस्ट्री देते हैं, तो उनको सुनकर ऐसे लगता है कि जिनकी परेशानी हमें नीचे ही नीचे मिल जाएगी, तो ऐसी कंडीशंस में हम सिग्मोइडस्कोपी करते हैं। सिग्मोइडस्कोपी भी एक हमारी बड़ी आंत का भाग है, जिसमें हम एक पीसी एनीमा लगा करके पेशेंट को उसको प्रिपरेशन देते हैं। पीसी एनीमा लगाते हैं। पीसी एनीमा के लगाने के बाद पेशेंट को एक बार मोशंस के लिए जाना होता है। उसके बाद हम जो सिग्मोइडस्कोपी की जो भाग होता है, वहाँ तक की क्या होता है कि सफाई हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दूरबीन डाल के अंदर देख लेते हैं। जो कि हमें परेशानी अगर नीचे नीचे होती है तो वो हमें कोलोनोस्कोपी करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम किसी को देखना होता है कि हमें पूरी बड़ी आंत ही देखनी है, जैसे किसी को लंबे समय से डायरिया है या लंबे समय से किसी को ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस होती है या ग्रोथ होती है, कैंसर होता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम जो है फुल लेंथ जब जांच करते हैं, तो ऐसे में हम पूरा हम बड़ी आंत देखते हुए सीकम पे पहुंचते हैं। सीकम से जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, आइलियम में भी हम चले जाते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। तो वहाँ से देखने के बाद ही हम सीधे वापस आते हैं। अंदर किसी प्रकार की और कोई सूजन तो नहीं, किसी प्रकार के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं,
सूजन हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, अल्सरेटेड कोलाइटिस की बीमारी जैसे होती है वो हो जाती है किसी को, या पाइल्स की बीमारी होती है इंटरनल या कोई एक्सटर्नल, इस तरह के हेमोरॉइड्स होते हैं, ऐसी कंडीशंस में भी हम जो है कोलोनोस्कोपी करते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो डिपेंड ये किया जाता है कि पेशेंट हमको हिस्ट्री क्या दे रहा है, जिसमें कि हमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें हम पूरी बड़ी आंत ही देखनी है, या कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जो हमें नीचे ही मिल जाएगी सोनोस्कोपी करने में। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा, अगर किसी को ऐसी कोई सिम्टम्स हैं, किसी को लंबे समय से ब्लड आ रहा है या वज़न कम हो रहा है या ब्लैक स्टूल आ रहा है, ऐसी कंडीशंस में, या किसी को कोई लैट्रिन के इसको एनल बोलते हैं, एनस, और ये हमारे ऊपर जाकर के ये हमारा रेक्टम आ जाता है, और ये हमारा ये सिग्मोइड्स का भाग है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन है, रेड दिखाई दे रहा होगा, ये अल्सरेटेड कोलाइटिस में होता है अक्सर। और ये हमारी जो है बड़ी आंत है, और ये जैसे देख रहे होंगे ये गांठ है, ग्रोथ है, ये कैंसर है। जैसे हमें कैंसर कहीं दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन से हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, उसको पक्का किया जाता है। बायोप्सी करने के बाद उसकी रिपोर्ट देखने के बाद ही हम पक्का करते हैं, मगर बायोप्सी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भी जैसे कारण होते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रही होगी सूजन दोस्तों, इसमें ये अल्सरेटेड कोलाइटिस की ये भी सूजन है। तो अल्सरेटेड कोलाइटिस जो होती है हमारी बड़ी आंत की जो बीमारी है, और जिसमें आप देख रहे होंगे ये और भी नीचे सूजन दिखाई दे रही है, ये हमारी क्रोन डिजीज जैसे मैंने बताया, ये कोलाइटिस होती है, आंतों की बीमारी होती है, जिसमें भी जो है आगे इसका कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जो है ट्रीटमेंट आप लें और बस ठीक हो जाए, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ये बीपी थायराइड की तरह बीमारी है, ये केवल बीमारी दवाओं से कंट्रोल की जाती है, इसका कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो इस बीमारी को कोई जड़ से ख़त्म कर दे। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिन लोगों में, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी लैट्रिन के रास्ते की नीचे की जगह उतर जाती है, या फिर किसी को फिस्टुला जैसी बीमारी हो जाती है। फिस्टुला जो होता है जिसमें पेशेंट को दर्द भी होता है और पस भी आता है। फिशर जो होता है जैसे कि किसी ने स्ट्रेन किया, जोर लगा के स्टूल पास किया, तो ऐसी कंडीशंस में जो एनस की जो त्वचा होती है वो फट जाती है, उसके कारण जो है पेशेंट को काफ़ी दर्द भी होता है और ब्लड भी आता है। और लैट्रिन के रास्ते जोर लगाने से हमारी जो होती है वो पाइल्स बड़ी हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो यही है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो किसी को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलें और संपर्क करें। धन्यवाद।